हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग धुआंधार कंप्लीट करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के 16 सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, थार्डनैक ने बिल्ली पर प्रयोग क्यों किया। दोस्तों, ये सेशन बहुत धुआंधार होने वाला है, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें क्या है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। अब भैया पहले समावेशी कक्षा जानते हैं किसे कहते हैं। अब समावेशी कक्षा किसे कहते हैं, जिसमें हमारे क्या शारीरिक विकलांग बालक, मानसिक विकलांग बालक या किसी भी प्रकार से विकलांग बालक या सभी बालकों को जो शारीरिक रूप से वंचित हों, आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित हों, सभी बालकों को जब समान कक्षा में समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो उसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्लियर हो गया? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। अब देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए, बच्चे आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। आगे देखिए, बी, शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। अक्षम मीन्स होता है दोस्तों जो विकलांग रहेगा, मतलब किसी प्रकार से अफेक्टेड रहेगा, उसको कहते हैं। तो बताइए, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, ध्यान देना है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस पूछा, इन चारों में से कौन सा निगेटिव सेंटेंस नहीं है, आंसर बताइए। तो देखिए, सभी बच्चे, सभी जो हमारे तीनों कथन है वो कुछ कथन होंगे, तीनों में से एक कथन हमारा गलत, चारों में से एक कथन गलत है। तो क्या कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निःशक्त मीन्स दोस्तों ऐसे बच्चे जो विकलांग है, जो सामाजिक रूप से वंचित है, ऐसे बच्चों से हमारा जो है वो लगाया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्लियर हो गया है। चलो दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को से प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, क्या प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में दोस्तों छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकें एवं अपनी जिज्ञासा को जागृत कर सकें। दोस्तों, क्वेश्चन पूछने से बच्चों में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कोई भी प्रश्न पूछेगा बच्चा तो अपने से पूछेगा, अगर उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में तो क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत प्रत्यय दिया। अब बहुविमात्मक प्रज्ञा का मतलब समझते हैं क्या होता है। बहुविमात्मक मतलब होता है बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बताइए, गोलमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, जॉन मेयर ने दिया था या गार्डनर ने दिया था। तो देखा जाए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, गार्डनर ने दिया था। ठीक, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत 1993 में प्रतिपादित किया था दोस्तों। गार्डनर के अनुसार क्या है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है दोस्तों। कौन कौन सी होती है? वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक पर बुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। 8 प्रकार की दोस्तों बुद्धियां होती हैं। किसने बताया है? आपका गार्डनर ने बताया है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। क्लियर हो गया? चलो भैया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है दोस्तों? पढ़ने या वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है, व्यक्त करने में कठिनाई होती है, खड़े होने में कठिनाई होती है या बोलने में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया में क्या कठिनाई होती है दोस्तों? पढ़ने या वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है दोस्तों। क्लियर हो गया? डिस्लेक्सिया क्या है? एक अधिगम क्षमता विकार है दोस्तों। इस डिस्लेक्सिया में जो पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है दोस्तों, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। बच्चा क्या पढ़ता है, वाज, इसको उल्टा पढ़ लेता है, वाज को SAW और DOG को GOD पढ़ लेता, उल्टा पढ़ लेता दोस्तों। कोई भी चीज़ रहेगा डिस्लेक्सिया में क्या पढ़ता है, कैसा करता है बच्चा, उल्टा पढ़ लेता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चलो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है।
सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है दोस्तों, बताइए। ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 45 मिनट, डी हमारा 60 मिनट। तो बताइए भैया सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है, कितना मिनट लगता है। तो अगर इसका आंसर देखोगे भैया 36 मिनट लगता है। किस किस में देखो, पहला पाठ योजना में हमारा लगता है 6 मिनट, इसके बाद शिक्षण में 6 मिनट, इसके बाद प्रतिपुष्टि या पोषण में हमारा 6 मिनट लग जाएगा। ऐसी यही चीज़ हमारा हम दोबारा दोहराएंगे, पुनः हमारा पाठ योजना बनाएंगे 6 मिनट, पुनः शिक्षण करेंगे 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे हमारा 6 मिनट। तो याद कर लीजिए क्या, पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, इसके बाद शिक्षण 6 मिनट, इसके बाद प्रतिपुष्टि पोषण हमारा 6 मिनट, इसके बाद फिर दोबारा भी यही चीज़ करेंगे, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्ट हमारा हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 के छात्र 18 और 18 दो बार मिलाएंगे तो हमारा 36 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो भैया आगे देखते हैं, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। बताओ मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ दोस्तों होता है गर्भावस्था से, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या होता है, ओवम, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट बाद में चल करके क्या बनता है, धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो यहीं से हमारे बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों, गर्भावस्था से होता है। आपको दिमाग में बैठा लेना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जितने भी प्रश्न है दोस्तों सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट को याद रखना, भूलना मत दोस्तों। चलो आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। लिखा है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि मतलब जो बढ़ती है, जो बढ़ती क्या है, लंबाई बढ़ती है। तो बच्चे की वृद्धि जो होता है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं में जो होता है गुणात्मक जो वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं अभिवृद्धि दोस्तों। ठीक, तो आपको समझ में आता है। अगर वृद्धि देखा जाए तो गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था, किशोरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि होती रहती है। लेकिन एक समय लंबाई वृद्धि हमारा खत्म भी हो जाता है दोस्तों, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था तक खत्म हो जाता है। तो आपको समझ में आया बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है, क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पावलोव। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। ठीक, अच्छा अगर देखा जाए E.L. थॉर्नडाइक जो थे उनकी पुस्तक का नाम क्या था, E.L. थॉर्नडाइक के पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अरिथमेटिक। और अगर देखा जाए B.F. स्किनर के बुक का क्या नाम था, बताइए आप लोग। B.F. स्किनर के बुक का नाम था द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। और I.P. पावलोव के पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों, तो हो जाएगा इनका कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड। चारों लोगों के पुस्तक का नाम आप लोगों को पता हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। चलो भैया आगे बढ़ते हैं आगे देखते हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन देखा जाए तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था किसका कथन है। अगर जो लोग सेमेस्टर सही से पढ़े होंगे, पहले सेमेस्टर में आपको दिया गया है स्टेनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला, विरोध की अवस्था है। तो जर्सील्ड महोदय की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, जर्सील्ड महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर संक्रमण करता है। और अगर सी सिम्पसन के बारे में देखा जाए इनकी परिभाषा क्या होगी, तो दोस्तों ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन तीनों लोग मिलकर के एक परिभाषा दिए थे। क्या कहे थे, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। और एक हमारे लास्ट बच्चे क्रो के अनुसार क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये चारों लोगों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा क्या है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं
जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, हॉलिंगवर्थ का, रास का, स्किनर का? बताओ किसका कथन है दोस्तों? बताइए किसका कथन है? तो अगर ये देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा कथन हो जाएगा रास का। कथन क्या हो जाएगा? रास का। क्या कहते हैं? सीखने के पठार की परिभाषा रास ने दिया है और उनके अनुसार क्या है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। लेकिन गेट्स और अन्य भी एक परिभाषा दिए हैं पठार के कारण। क्या होते हैं कि सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, सीखने में वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति सीमा के ग्राफ का प्रदर्शन करती है। ये हमारा किसके अनुसार हो जाएगा? गेट्स व अन्य के अनुसार। सॉरी दोस्तों, ये समझ में आ गया? अब देखिए स्किनर महोदय के अनुसार देखा जाए तो स्किनर महोदय किसके प्रतिपादक थे दोस्तों? तो इस स्किनर महोदय थे क्रिया प्रसूत के प्रतिपादक। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा मोड़ा। चलो भैया आगे देख लेते हैं। हमारा आगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए या क्या करेगा? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, दोस्तों यहाँ पर कर होना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल वापस घर भेज देना चाहिए? तो भैया क्या करना चाहिए? अगर एक शिक्षक कक्षा में समस्यात्मक बालक को पाता है तो उसे क्या देना चाहिए? परामर्श देना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा। आगे हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो विद्यालय शिक्षा में अवरोधन का मतलब, अब देखिए एक हमारा होता है अवरोधन, एक होता है अपव्यय। तो शिक्षा में अवरोधन का मतलब ये होता है कि जब एक बच्चा हमारा एक ही क्लास में एक से ज़्यादा वर्ष तक हो रह जाएगा तो अपव्यय होता है, सॉरी अवरोधन होता है। और अपव्यय क्या होता है? जब एक बालक किसी स्कूल को छोड़ करके ये बिना अपना जब एक बालक स्कूल को छोड़कर चला जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? अपव्यय कहलाता है। अपव्यय। तो अपव्यय और अवरोधन आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित किसी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से? अब देखिए जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मतलब जो भी हम कराते हैं, खेल खेल में सीखना या क्रिया करके सीखना या करके सीखना या सरल से कठिन की ओर जो भी कराते हैं वो सभी किसके लिए होता है? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा होता है दोस्तों। तो इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों की सर्वांगीण विकास से संबंधित है क्योंकि इससे छात्रों में रुचि और अवधान से छात्रों की सहभागिता में जो है वृद्धि होती है, जिससे छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ती है। इसमें इस क्रियाओं में जानते हैं दोस्तों क्या हो सकता है? खेल हो सकता है, खेल के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि सब क्रियाएं करवाई जाती हैं। आगे देखा जाए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, बीएस ब्लूम। तो कोहलर ने किया है भैया सूज का सिद्धांत चिंपांजी पर प्रयोग, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत चूहे पर प्रयोग, थॉर्नडाइक ने जानते हैं किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। लेकिन दोस्तों बीएस ब्लूम ने 1956 में क्या दिया था दोस्तों? बताइए बीएस ब्लूम 1956 में क्या दिए थे? बताइए दोस्तों बीएस ब्लूम जो दिए थे 1956 में क्या दिए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए दोस्तों बीएस ब्लूम जो 1956 में दिए थे शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, मतलब शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या क्या होता है इसके बारे में कहे थे, जबकि और सब क्या दिए थे उसके बारे में। तो शिक्षण अधिगम में दिए थे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, जैसे भावात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक पक्ष क्या होता है। तो 3 पक्ष दोस्तों कौन दिए थे? हमारे ये बीएस ब्लूम ने दिए थे, जिसमें हमारा भावात्मक पक्ष में होता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। ये सभी कौन दिया था दोस्तों? डॉक्टर बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन।
संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है। ठीक, अब पूछा जाएगा कि हमारा जो था 86वें संविधान संशोधन के तहत ये कहाँ जोड़ा गया है? तो ये 21 के ए के आर्टिकल में जोड़ा गया है, 21 के ए आर्टिकल में जोड़ा गया है। और हमारा आर्टिकल नंबर 45 भी जो है शिक्षा का अधिकार का ही वर्णन करता है दोस्तों। तो कभी कभी पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 45 और आर्टिकल नंबर 21A, जो हमारा लेकिन 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों का शिक्षा का अधिकार है वो 21A में जोड़ा गया है, जिसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आगे देख लेते हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में दोस्तों आपका क्या आता है? पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है। अब देखिए प्रस्तावना कौशल क्या होता है। अगर देखा जाए प्रस्तावना कौशल क्या होता है दोस्तों, तो प्रस्तावना कौशल क्या होता है इस कौशल का उपयोग का शिक्षक पूर्व ज्ञान को परीक्षण करता है तथा नवीन ज्ञान को जिसे बच्चा क्या सीखा है, पिछले क्लास में क्या सीखा, उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम प्रस्तावना कौशल का उपयोग करके हम जान जाएंगे, फिर उसके हिसाब से नवीन ज्ञान को देते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया ये? तो दोस्तों आज के ये पूरे 16 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको इसका आंसर बताना, इस क्वेश्चन का थार्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग क्यों किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब हम दोस्तों अगले वीडियो में देंगे, अगले आने वाले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाल वाली बटन को दोस्तों थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, उसको थोड़ा सा उसको प्यार दे दीजिए, जिससे वो लाल वाली बटन काली हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।